हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के एक्ट 2 के बारे में। सीन 1 जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। ड्यूक सीनियर जो है अपने जो लॉर्ड्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं जो उनके साथ एग्जाइल में आए हैं, वनवास। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा बोलने में ना। वो बात क्या कर रहा है, वो एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि जो स्वीटनेस, फ्रीडम और सेफ्टी है वुड्स में रहने की, जंगल में रहने की, है ना। जो एनवियस कोट है, जलने वाले लोगों से भरा हुआ कोट है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और ये कोट जो है ना वो आर्टिफिशियल है और खाली दिखावे से भरा हुआ है ना। फिर वो क्या करता है, वो नेचर को डिस्क्राइब करता है कि वो लाइफ को नॉरिशमेंट देती है, मतलब लाइफ को बढ़ाने वाली है, नर्चर करने वाली है ना। और वो कुछ बातें बोलते हैं तो आपको याद रखनी है कि पेड़ जो हैं वो बातें करते हैं, बिकॉज दे हैव टंग्स। देयर आर बुक्स इन द रनिंग ब्रूक्स, नदियाँ जो हैं वो बुक्स की तरह हैं, आपको सिखाती हैं। सरमन्स इन स्टोन्स, और स्टोन्स में बहुत सारे जो हैं सरमन्स हैं, मोरल टीचिंग्स हैं, है ना। और हर चीज़ में जो है वो गुड है। लॉर्ड एमियंस जो है वो ड्यूक को इस बात के लिए प्रेज करता है कि उसका ऐसे संकट के समय में भी इतना पॉजिटिव आउटलुक है। और याद रखना कि लॉर्ड एमियंस में लॉर्ड तो लगा हुआ है, लॉर्ड तो है ही है, उसके अलावा ये म्यूजिशियन भी है बहुत अच्छा। और ड्यूक सीनियर जो है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है कि उन्हें हिरन का शिकार करने के लिए जाना चाहिए, है ना। और जो पहला लॉर्ड है वो एग्री करता है ना। हालांकि वो ये बात कहता है कि जो मेलंकली जैक है, फ्रेंच में इसको यैक बोलते हैं वैसे, पर अपन इसको जैक बोलेंगे। तो जो दुखी रहने वाला जैक है ना, जो कि ड्यूक के लॉर्ड्स में से एक है, परंतु याद रखना जैक दी बॉयस नहीं, अलग है वो। तो वो बहुत दुखी होता है एनिमल्स को स्लॉटर करने पर, एनिमल्स को किल करने पर, है ना। और उसको हाल ही में पाया गया था रोते हुए, सोबिंग करते हुए, है ना, जब उसने एक बारहसिंगे को जख्मी देखा था। जैक जो है, जो लॉर्ड उसको याद करता है इस बात को कि हंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, किनसे, यूसुर्पर्स से भी, साम्राज्य हड़पने वालों से भी, और टायरेंट्स से भी, मतलब जो तानाशाह होते हैं उनसे भी, है ना। और ड्यूक फ्रेडरिक जो है इन दोनों बातों के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है कि हंटर्स जो होते हैं वो तो एनिमल्स को उनके रहने की जगह पे मार देते हैं, इसलिए वो ड्यूक फ्रेडरिक से भी बुरे हैं। ड्यूक सीनियर जो है ना, उसकी इच्छा है कि वो उसको थोड़ा कंसोल करे, उसको थोड़ा आराम पहुंचाए। सेकंड लॉर्ड को बोलता है कि उसको जैक के पास लेकर चलें। इसी के साथ ही हमारा सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। वी मूव टू द सेकंड सीन। सीन 2 में ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो पूछता है अपने लॉर्ड से कि क्या किसी ने उसकी बेटी और भतीजी को देखा है। फर्स्ट लॉर्ड रिपोर्ट करता है कि सीरिया के चैम्बर मेट्स जो हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सर्वेंट्स ने उनको बेड पे लेटाया था, मतलब सोने के लिए छोड़ा था पिछली रात्रि को, परंतु सुबह उसका बेड खाली पाया गया। दूसरा लॉर्ड बोलता है कि टचस्टोन जो है वो भी मिसिंग है ना। और हिस्पेरिया जो है, जो सीरिया का ध्यान रखने वाली वुमेन है, एक बार ही नाम आएगा इसका, है ना। उसे लगता है कि लड़कियां जो है वो ऑरलैंडो की कंपनी में हैं, क्योंकि उसने उनको सुना था कि वो किस तरह से किस तरह से ऑरलैंडो के बारे में फॉन्डली बात कर रही थी। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ऑर्डर करता है लॉर्ड्स को कि ऑरलैंडो के भाई को ढूंढ के लाएं और उसे भेजें कि वो ऑरलैंडो को ढूंढ के लाए। सीन 2 यहाँ पे फिनिश होता है। वी मूव टू सीन 3। सीन 3 में ऑरलैंडो जो अपने घर में घुसने वाला है, कुश्ती करके आया है वो, है ना, उसको एक बहुत ही लंबी सॉलिलोक्वी सुननी पड़ती है उसके सर्वेंट एडम द्वारा, जो क्या कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है और दुखी भी हो रहा है उसके मास्टर के वर्चुअसनेस पर, उसके मास्टर के सद्गुणी होने पर, है ना। वो कहता है कि तुम इतने वर्चुअस क्यों हो, है ना, और तुम इतने जेंटल क्यों हो, इतने स्ट्रांग और वैलियंट, बहादुर क्यों हो। और सर्वेंट जो है वो क्या करता है, एलेबोरेट करता है कि ऑरलैंड के जो वर्चूज़ हैं उसको वो ग्रेस के रूप में नहीं परंतु एनिमीज़ के रूप में सर्व कर रहे हैं। और ये है तो सैंक्टिफाइड और होली, मतलब ये एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, परंतु हैं ये ट्रेटर्स, मतलब आपके गुण हैं तो पॉजिटिव, पर ये आपके लिए ट्रेटर साबित हो रहे हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपकी अच्छाई आपके लिए क्या बन रही है, मुसीबत का कारण बन रही है।
ऑरलैंडो पूछता है कि भाई बात क्या है। एडम कहता है कि ऑरलैंडो जो है वो अपने घर में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसका भाई अंदर है। ओलिवर जो है ऐसा लगता है कि उसने ऑरलैंडो की जीत के बारे में सुन लिया है रेसलिंग मैच में, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो ऑरलैंडो का घर जलाने वाला है ना, उसको मारने के उद्देश्य से। एडम जो है वो ये कहता है जोर देके कि ऑरलैंडो को वहाँ से चले जाना चाहिए, परंतु ऑरलैंडो कहता है कि ऑरलैंडो जो है उसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है ना, और बहुत ही निराशापूर्वक तरीके से वो क्लेम करता है कि वो अपने भाई को फेस करेगा एक भिखारी का जीवन जीने की बजाय। इस पर एडम जो है वो अपने मास्टर को जितनी भी सेविंग उसने आज तक की हैं, जो कि 500 क्राउन्स की हैं, वो उसको देने को राजी हो जाता है, देने का ऑफर करता है ना, और कहता है कि वो उसका नौकर बन के रहेगा एग्जाइल में, बनवास में। वो ये भी कसम खाता है कि उसने आज तक कभी शराब नहीं पी अपनी जवानी में, है ना, मतलब ज़्यादा नहीं पी, सॉरी, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है जितना उसकी ओल्ड एज उसको दिखा रही है उससे, मतलब वो स्ट्रॉन्गर है। वो कहता है कि वो सारे काम करेगा जो एक यंगर सर्वेंट या यंगर आदमी कर सकता है उसके लिए, मतलब वो उसके साथ जाना चाहता है, कहने की बात है। ऑरलैंडो जो है वो एडम की जो एथिक्स है उसकी सर्विट्यूड की, उसकी नौकरी की, उसको प्रेज करता है कि वो ड्यूटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है पैसे की तुलना में। और ये भी कहता है कि ये पुराने समय में ये ऐसा एटीट्यूड जो था वो लोगों का ज़्यादा कॉमन था, है ना, मॉडर्न टाइम्स की तुलना में, है ना। और ऑरलैंडो कहता है कि आज के टाइम में क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन है कि एक आदमी काम करता है किसके लिए, पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए, प्रमोशन के लिए, है ना, लोग उसको जाने और उसका प्रमोशन हो, पैसा वगैरह उसको मिले, पद मिले। और जब वो एडम के वर्क एथिक्स को प्रेज कर रहा होता है तो ऑरलैंडो उस पर दया भी करता है ना, और वो कह रहा है कि वो एक ऐसे सड़े हुए पेड़ को सही करने की कोशिश कर रहा है ना, जिसमें कोई भी फूल या फल नहीं खिलेगा, है ना, और उसके पेन और उसकी जो देखभाल है, उसका जो दर्द और दुख, उसकी देखभाल जो है उसको फ्रूट नहीं मिलेगा, मतलब एडम को। फिर भी वो एग्री हो जाता है एडम को अपने साथ ले आने में, अपने बैनिशमेंट में, अपने अबैंडनमेंट में, अपने एग्जाइल में। एडम जो है वो ऑरलैंडो को फॉलो करने का कसम खाता है हमेशा के लिए, और अपने उस कोर्ट से अपना जो डिपार्चर है, निकलना है उसका, उस पर वो सोचने लग जाता है, जहाँ पे उसने जब वो 17 साल का था तब से वो नौकरी कर रहा था, है ना। वो ये भी विचार करता है ना, कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है अब किसी नई एम्बिशन या किसी नई यात्रा पे जाने के लिए, है ना, परंतु वो अपने मालिक की सेवा में मरना पसंद करेगा। इसी के साथ सीन 3 खत्म होता है एंड वी मूव टू सीन 4। ये सीन जो है वो शुरू होता है, ओपन होता है रोज़लिंड के साथ, जो कि अब गैनीमेड बन चुकी है ना, बन चुका है व्हाटएवर, है ना, और वो एंजॉय कर रही है, और टस्टोन जो है वो अपनी थकी हुई टांगों की शिकायत कर रहा है। रोज़लिंड भी एडमिट करती है इस बात को कि वो भी थकी हुई है, परंतु क्योंकि वो एक पुरुष का डिस्गीज करके बैठी हुई है तो उसे स्ट्रॉन्ग और अनटायरिंग अपने आप को दिखाना पड़ेगा। टस्टोन इस बात पे एक बहुत ही ह्यूमरस बात कहता है कि वो आर्डन में और भी ज़्यादा फुलिश लग रहा है जितना वो कोर्ट में था, परंतु ये डिटरमिन करता है कि ट्रैवलर्स जो होते हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, उन्हें मतलब शिकायतें नहीं करनी चाहिए। इससे आगे एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन है। यंग मैन सिल्वियस है और ओल्ड मैन कोरिन है, दोनों ही शेफर्ड्स हैं, है ना। वो प्रवेश करते हैं, एक बहुत ही सीरियस और गंभीर उनमें वार्तालाप हो रही है। सिल्वियस कह रहा है कि कोरिन जो है वो समझ नहीं सकता कि सिल्वियस कितना डीपली प्यार में है ना। सिल्वियस कोरिन से पूछता है कि कितने जो फुलिश चीज़ें उसने की हैं आउट ऑफ लव, प्यार के कारण, और कोरिन कहता है कि हज़ारों की हैं परंतु मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। सिल्वियस जो है एक पोइटिक मोनोलॉग समझते हैं आप, खुद जो अकेला व्यक्ति गाता है, वो शुरू करता है और कोरिन को अक्यूज़ करता है कि उसे अगर याद नहीं है ना कि उसने प्यार में क्या क्या मूर्खताएं की हैं, है ना, या फिर उसने क्या क्या ट्रेट शो किए हैं लव के, तो तुमने प्यार किया ही नहीं है, क्योंकि प्यार के मूर्खताएं याद होनी चाहिए। वो कंक्लूड करता है ये जो नाम है फीबी, है ना, 3 बार ये नाम वो लेता है। आपको मैंने कैरेक्टर में बताया था कि फीबी एक बहुत ही प्राउड शेफर्ड्स है, भेड़ बकरी चलाने वाली है पर प्राउड है। इस पर रोसलिन और टस्टोन दोनों ही जो है मूव हो जाते हैं सिल्वियस की स्पीच पे, है ना, जो उन्होंने सुन ली है। टस्टोन जो है अपने पुराने प्यार को याद करता है जिसका नाम था जेन स्माइल, याद रखना, और ये कहता है कि ऑल इज़ मॉर्टल इन नेचर, प्रकृति में सब चीज़ें मॉर्टल हैं,
सो इज़ ऑल नेचर इन लव मोर्टल इन फोली। तो क्या फोली में, मूर्खता में या मूर्खता करने में, है ना, प्यार के अंदर जो नेचर है वो सारी की सारी मोर्टल है। कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि नेचर जो है वो मोर्टल है, ख़त्म होना है सबको। और यहाँ पे ह्यूमंस को रेफर करके बोला जा रहा है, जैसे शेक्सपियर जो है वो एक्सटर्नल नेचर की बात नहीं करता था, ह्यूमन नेचर की बात करता था, वैसे यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात हो रही है ना। तो क्या प्यार के अंदर जो मूर्खता होती है उसमें वो भी, प्यार के अंदर जो मूर्खता होती है या प्यार मूर्ख जो होता है वो भी मोर्टल है। मतलब ये है कि नेचर, जब ह्यूमन नेचर मोर्टल है तो उसके अंदर होने वाला प्यार भी मोर्टल है क्या, ये बात वो बोलते हैं। फिर सीलिया की रिक्वेस्ट पे रोसेलिन जो है वो कोरिन के पास जाता है मतलब इस वक्त, और वो पूछता है कि क्या उसके पास सीलिया के लिए कोई खाना है क्या, जो भूख से बेहोश हुए जा रही है। कोरिन दुख से कहता है कि उसके पास, वो तो बेचारा एक छोटा सा शेफर्ड है, एक बहुत ही बुरे एम्प्लॉयर का, परंतु वो उनको, रोसेलिन को अपने शिप कॉटेज में बुलाता है और पास्चर में बुलाता है जो अब बिकाऊ हैं। रोसेलिन और सीलिया जो है क्या करते हैं, ऐसे ही अचानक से कोरिन को ऑर्डर देते हैं कि वो कॉटेज खरीद ले, वो पास्चर भी खरीद ले और फ्लॉक भी खरीद ले उनके लिए, उनके पैसे से, वो बहुत ही खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसी के साथ एक्ट 2 का सीन 4 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 सीन 5 में आते हैं हम। एमियंस जो कि म्यूजिशियन है आता है, वो एक नेचर के प्रति जो है ओड गा रहा है ना, जो क्या कहता है, कम हाइदर बुलाता है सबको, है ना, ग्रीनवुड ट्री में। येक जो है वो बार बार उसको कहता है, प्रार्थना करता है कि भाई तुम गाते रहो, है ना, एमियंस की वार्निंग के बावजूद भी कि भाई तुम इस गाने को सुन के दुखी हो जाओगे। और वो कहता है कि भाई वो तो किसी भी गाने से दुख को खींच के निकाल सकता है, वो नेचर से दुखी है तो टेंशन मत लो, तुम गाओ। परंतु गाना ख़त्म करने से पहले एमियंस जो है वो मेंशन करता है कि ड्यूक सीनियर जो है वो जेक को ढूंढ रहा है पूरे दिन से, और जेक कहता है कि वो उसको अवॉइड कर रहा है, मतलब जानबूझ के उसको मिल नहीं रहा है। जेक जो है वो एमियंस को एक पोएम देता है जो उसने लिखी है, जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी सारी धन दौलत को छोड़कर मूर्खों के बीच में रहने के लिए चला जाता है। एमियंस इसको गाता है जोर से, है ना। इट इंक्लूड्स द वर्ड डकडम, इसमें एक वर्ड है डकडम जो 3 बार आता है, डकडम डकडम डकडम, है ना, और ये नॉनसेंस वर्ड है वैसे तो ऐसा लगता है कि वो इन्वेंट किया गया वर्ड है। हालांकि ये क्लेम करता है कि ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल्स में फूल्स का घूमना। येक और एमियंस जो हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। जो पहले वाला है वो तो रेल अगेंस्ट द फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट, ये याद रखना आप कि ये तब बोलता है वो जब उसको नींद नहीं आती है। तो नींद का कनेक्शन क्या है इससे, फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट वो बेड पे सोया करते थे और बाकी लोग नीचे सोया करते थे, तो वो शायद में भी वो ये कहना चाह रहा है कि कोई मुझे बता दे सोने का तरीका क्या है, जैसे ये लोग सोया करते थे। और दूसरे वाला जो है वो ड्यूक को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस तरह से एक्ट 5 जो है वो फिनिश हो जाता है। वी इंटर इनटू सीन 6। और लैंडो और एडम जो है फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। तो एडम जो है वो कंप्लेंट करता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा और भूख से मर जाएगा। और लैंडो उसको उठाने की कोशिश करता है, उसकी स्पिरिट्स को उठाने की कोशिश करता है और एडम को ऑर्डर करता है कि कम से कम तब तक तो वो बना रहे जब तक वो कुछ लेके आता है उसके खाने के लिए। और इसी तरह से सीन 6 ख़त्म हो जाता है। सीन 7 में ड्यूक सीनियर जो है कि वो किसी के बारे में बोल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कि वो शायद वो जानवर बन गया है क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहा है ना। और वो अपने लॉर्ड्स को ऑर्डर दे रहा है कि वो ढूंढ के लाएं। और वो आदमी कौन है, येक। वो आता है और एक मूर्ख के बारे में बताता है जिसे वो जंगल में मिला, जिसने क्या कहा, जिसने समय गुजरने को फिलोसफाइज कर दिया था, फिलोसफी बना दी उसकी, है ना। और क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन, है ना, घंटे दर घंटे, है ना। हम पकते जा रहे हैं आवर टू आवर और हम अंत में सड़ जाते हैं, है ना। और वो उस फूल के बारे में बहुत ही प्रेम पूर्वक बता रहा है, मतलब समय के बीतने को। ये जो है कंक्लूड करता है अपनी खुद की विश डिक्लेयर करते हुए कि वो एक फूल बनना चाहता है और उसकी एक एम्बिशन है कि उसका एक पास एक मोटली कोट हो, रंग बिरंगा कोट हो फूल्स वाला। और वो कहता है कि जब वो फूल बन जाएगा तो ड्यूक सीनियर को अभी भी उसके फूल बनने के बाद भी जैक को वाइज मानना चाहिए और जैक को लिबर्टी देनी चाहिए बोलने की, जो भी वो बोलना चाहिए, जिससे भी वो बोलना चाहे, जैसे कि सारे फूल्स होते हैं।
जेक जो है वो ड्यूक से कहता है कि वो उसको अलाउ करे कि वो एक फूल का रोल प्ले करे, है ना। और इसके बदले में वो क्या कहता है कि वो ड्यूक की फाउल बॉडी जो हो गई है इन्फेक्टेड वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड की बुराइयों से जो ड्यूक की बॉडी फाउल हो गई, बुरी हो गई है, वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से उसको सही कर देगा, मतलब क्रिटिसिज्म करके उसके अंदर के दोषों को ख़त्म कर देगा। ड्यूक सीनियर जो है वो जेक को क्या कहता है, हिपोक्रिटिकल बोलता है ना। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के पाप तो गिना रहा है परंतु अपने पापों के बारे में बात नहीं कर रहा है ना। उसके बाद जैक क्या करता है, ये क्या करता है, प्राइड के बारे में बोलता है। कहता है कि ये प्राइड जो होता है वो खुद को ख़त्म करने वाला एक ट्रेट है, एक गुण है या अवगुण है ना। और वो कहता है कि उसके क्रिटिसिज्म उन लोगों को कोई हार्म नहीं करेंगे जिनके बारे में वो इनएक्यूरेट है। मतलब अगर मैं किसी को का गलत क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मैं किसी का सही कर रहा हूँ क्रिटिसिज्म तो फिर वो तो उनको अपने रोंग को सही करने का मौका देगा। मतलब ये है इसका कि अगर मैंने किसी का क्रिटिसिज्म गलत किया जो नहीं है उसमें बुराई, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मैंने किसी का क्रिटिसिज्म सही किया तो उसको वो सुधरने का मौका देगा। इसी बीच ओरेंडो एंटर करता है और वो ऑर्डर करता है कि कोई खाना नहीं खाएगा, तलवार निकाल लेता है और फूड मांगता है। ड्यूक सीनियर और जैक जो हैं थोड़ा सा हक्के बक्के हो जाते हैं, और ड्यूक सीनियर कहता है कि क्या ये जो इंट्रूडर है मतलब ओरेंडो है वो टेंशन में है या फिर बेचारा है ही पुअर मैनर्ड, है ना, किसी ने सिखाया नहीं इसको मैंने। ओरेंडो जो है खाना मांगता रहता है और उनके आंसर्स को बहुत ही वो सिविल तरीके से, मतलब बहुत ही सभ्य तरीके से देते हैं, उनको वेलकम करते हैं और टेबल पे बुलाते हैं, और इस तरह से ओरलैंडो को शर्मिंदगी का महसूस होती है ना, इतना अनसिविल होने के लिए। वो माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि उसने माना था ऐसा कि वुड्स में रहने वाले, जंगल में रहने वाले सारे लोग जंगली ही होंगे, इसलिए उसने तलवार निकाल ली थी, है ना। और वो कहता है कि दुखी होता है मतलब वो, और कहता है कि जो ये मैन है वो किसी ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी में रहे होंगे और शायद चर्च में गए होंगे, है ना, इसलिए उसकी जो ये रिन्यूड जेंटलनेस है उसको वो उसके कंपेंसेशन के रूप में मानेंगे जो उसने मिसबिहेवियर किया था। मतलब आप लोग जो हैं चर्च जाने वाले हो, आप लोग सभ्य सोसाइटी से हो, तो मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ, तो शायद ये माफ़ी मेरी आप स्वीकार कर लेंगे मेरे मिसबिहेवियर के कारण, जो मैंने मिसबिहेवियर के बाद, सॉरी। ड्यूक सीनियर जो है वो कहता है कि वो उन्होंने अच्छे दिन देखे हैं, वो चर्च को भी गए हैं और उसकी माफ़ी को वो स्वीकार करते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की वो क्या करेंगे, आशा रखते हैं। ओरलैंडो कहता है कि क्या वो 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए वेट कर लेंगे अपने खाने को खाने से पहले। वो अपने ओल्ड सर्वेंट को जब तक लेके आता है तो ड्यूक उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ना ड्यूक सीनियर और जेक जो हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस से मिलती है, अनहैप्पीनेस सॉरी, उनका दुख बहुत सारे लोगों के दुख से मिलता है। ड्यूक सीनियर जो है वो लाइफ को थिएटर से कंपेयर करता है ना, और कहता है कि हमें कितने सारे दुख भरे रोल प्ले करने पड़ते हैं। और ये जो है इतने में वो फेमस सॉलिडक्वी आती है, फेमस जो मोनोलॉग आता है, कौन सा, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आपने सबने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको, है ना, और एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने, इस पर आप देख सकते हैं। तो और बताता है कि किस तरह से एक आदमी जो है अपनी लाइफ टाइम में एक बच्चे का, स्कूल जाने वाले लड़के का, लवर का, सोल्जर का, जस्टिस का, ओल्ड मैन का रोल प्ले करता है। ओरलैंडो और एडम रिटर्न करते हैं और एमियंस जो है म्यूजिशियन वो गाना गाता है, एक डिप्रेसिंग सॉन्ग गाता है, किसके बारे में, निर्दयता के बारे में, है ना, और आदमी का जो इनग्रेटिट्यूड है ना, कृतज्ञता की कमी, उसके बारे में, और जिसको कृतज्ञता बोलते हैं शायद, और प्यार और मित्रता की मूर्खता के बारे में वो बताता है। ड्यूक सीनियर जो है वो ओरलैंडो को पहचान लेता है, सर रोलैंड डे बॉयस का बेटा, और ओरलैंडो को बताता है कि वो उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसको और भी ज़्यादा वेलकम करता है, अपनी केव में लेके जाता है और उसे कहता है कि अपनी कहानी सुनाए। और इसी के साथ हमारा ये एक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, एक्ट 7, और सॉरी एक्ट 2 फिनिश हो जाता है सीन 7 के साथ ही। तो बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी ऑल, थैंक यू।